हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बेहतरीन, खूबसूरत, उत्तेजक, रोमांचक, मनोरंजनात्मक कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह कविता कुछ समय के लिए आपके दिल के धड़कनों को रोकने में सक्षम है, आपके नसों के फरफराहट को बंद करने में सक्षम है। तो दोस्तों, चलिए इस कविता को हम लोग मनोयोग पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम लोग अपनों से बिछड़ते हैं तो दिल में एक गजब सा कचोट उत्पन्न होता है, एक गलौनी की अनुभूति होती है। और इस गलौनी की अनुभूति को जॉन डन साहब, जो कि एक मेटाफिजिकल पॉइंट हैं, को स्पष्टता पूर्वक पूरे कविता में बयां किए हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड स्ट्रांजास को हम लोग देखते हैं और हम लोग 3 प्रोसेस से गुजरेंगे। सर्वप्रथम हम इसका रेसिटेशन करेंगे, उसके बाद इसमें मौजूद जो हार्ड वर्ड्स है के नोट्स के सॉल्यूशन का हिंदी मीनिंग देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं इस कविता की ओर। दोस्तों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो a fetter love for me, but since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by faint deaths to die. Yesternight the sun went hence, and at is here today. He hath no desire, nor sense, nor half so short away. Then fear not me, but believe that I shall make superior journeys, since I take more wings and experts than he. तो दोस्तों, हम लोग ये 2 स्ट्रांजास का रेसिटेशन किए। उसके बाद हम लोग हार्ड वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा सुंदरतम। उसके बाद यहाँ पर लव मीन्स तो जानते हैं आप लोग, प्यार होता है या इश्क या मोहब्बत होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेमिका के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए GOE, ये ओल्ड स्पेलिंग है, ये ओल्ड स्पेलिंग है और इसका मॉडर्न स्पेलिंग होगा GO, गो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेरीनेस, यह ओल्ड स्पेलिंग है, इसका मॉडर्न स्पेलिंग होगा वेरीनेस। उसके बाद यहाँ पर देखिए दी है, दी जो है ओल्ड स्पेलिंग में लिखा जाता था यू के बदले, तो यहाँ पर दी का मतलब यू हुआ ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद होप मतलब आशा होता है, शो मतलब क्या होता है, दिखाना, शो मतलब दिखाना होता है। फीचर, फिर देखिए यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है और फिट का कंपैरेटिव डिग्री है। फिट मतलब होता है उपयुक्त और फिटर मतलब अधिक उपयुक्त। उसके बाद मी, यहाँ पर देखिए MEE, मी, यह ओल्ड स्पेलिंग है, अब मॉडर्न स्पेलिंग हो जाएगा आपका ME, मी। उसके बाद बट मतलब हालांकि या परंतु, सिंस मतलब होता है चूंकि, यहाँ पर चूंकि होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डाई को देखते हैं। ऐसे डाई मीन्स जो है वह रंगना होता है, लेकिन जॉन डन साहब यहाँ पर DIE के संदर्भ में डाई का प्रयोग किए हैं। DIE, डाई मतलब मरना। उसके बाद एट लास्ट एक फ्रेज है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है अंत में। उसके बाद देखिए टिस दिया हुआ है, टिस मतलब होता है इट इज। उसके बाद माई सेल्फ देखिए अलग अलग दिया गया है, लेकिन यहाँ पर माई सेल्फ जो अलग अलग दिया हुआ है यह हो जाएगा माई सेल्फ। ये हो जाएगा आपका ओल्ड स्पेलिंग, ये हो जाएगा आपका मॉडर्न स्पेलिंग।
अब देखिए इंजेस्ट, इंजेस्ट मतलब होता है आमोद प्रमोद में, आमोद प्रमोद में या मौज मस्ती में। 10 मतलब होता है इस प्रकार। फेंट, यहाँ पर देखिए ई को हटा करके एपोस्ट्रॉफी दे दिया गया है, तो यहाँ पर फेंट ये हो जाएगा आपका, ये जो ऐसी इस तरह से दिया हुआ है इसका अर्थ हुआ फेंट। फेंट मतलब बहाना बनाया हुआ, बहाना बनाया हुआ। और यहाँ पर डेथ, डेथ है, डेथ का प्लूरल जो है बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है डेथ, सिर्फ डेथ, डेथ मीन्स मृत्यु। डाई, यहाँ पर फिर देखिए डाई यही वाला स्थिति है। एस्टर नाइट, एस्टर मतलब होता है कल, और नाइट मतलब होता है रात्रि, यानी कल रात्रि, कल रात्रि यानी कल की रात्रि जो बीत चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए SUNNE है, SUNNE है, तो यहाँ पर आप सन समझें, सन ओल्ड स्पेलिंग है, इसका मॉडर्न स्पेलिंग SUN है। उसके बाद हेंस मतलब होता है, हेंस मतलब फ्रॉम हेयर, यहाँ से, हेंस मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ से फ्रॉम हेयर। अब देखिए यहाँ पर अब आपका टुडे, देखिए टुडे, टू अलग है, डे अलग है, तो यहाँ पर टुडे जो है एक ओल्ड स्पेलिंग है, इसका मॉडर्न स्पेलिंग कैसे हम लोग लिखते हैं, टुडे इस तरह लिखते हैं, मीन्स आज। हैथ, हैथ जो है ओल्ड स्पेलिंग है, हैथ के बदले हम लोग आज हैज पढ़ते हैं। उसके बाद फिर डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, सेंस मतलब होता है भावना, भावना। उसके बाद हाफ मतलब आधा, शॉर्ट मतलब छोटा, वे मतलब रास्ता। उसका देन मतलब होता है तब। फेयर, फेयर का स्पेलिंग देखिए FEARE, फेयर दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा फेयर, FEAR, फेयर मतलब डर, यह ओल्ड स्पेलिंग है। फिर देखिए यहाँ पर ओल्ड स्पेलिंग MEE का प्रयोग किया गया है, ये वाला संदर्भ देखिए, MEE = ME। उसके बाद बिलीव, बिलीव का देखिए एकदम गजब का प्रयोग किए हैं, बिलीव, बिलीव ओल्ड स्पेलिंग, मॉडर्न स्पेलिंग क्या होता है BELIEVE, बिलीव मतलब विश्वास करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्पीडियर, स्पीड का कंपैरेटिव फॉर्म है स्पीडियर, स्पीडियर मतलब स्पीड मतलब तेज, स्पीडियर मतलब अधिक तेज। जर्नी मतलब क्या होता है, जर्नी मतलब तो यात्रा, यात्रा। उसके बाद सिंस मतलब चूंकि, विंग्स मतलब डैने, डैने पंखे बर्ड्स का होता है, और इस पर मतलब यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा मोटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा मोटिव। और यहाँ पर जो ही का प्रयोग किया गया है यह ओल्ड स्पेलिंग है, और यहाँ इसके बदले में HE हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही THEN देखिए यहाँ पर देन जो है वह देन, देन को जो है तब वाला नहीं समझिएगा, यहाँ पर THAN है देन, इस वजह से इसका प्रयोग किया गया है। और देन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर तो कंपैरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म है, इसलिए कंपैरेटिव क्या करता है, वो अपने बाद हमेशा क्या लेता है, देन लेता है, THAN लेता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो क्लियर ही हो गया। चलिए वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लिए, अब रेसिटेशन भी देख लिए, हार्ड वर्ड्स को भी देख लिए। अब हम लोग चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों यह जो कविता है, यह जो कविता है ऐसा माना जाता है कि यह अपनी प्रेमिका, कवि जॉन डन साहब जो है अपनी प्रेमिका, जो कवि का स्वयं की पत्नी है के बारे में को संबोधित करके लिखे हैं, जब वे 1611 यानी 1611 ईस्वी को यूरोप के लिए प्रस्थान कर रहे थे। दोस्तों इस कविता में जॉन डन साहब जो है अपनी प्रेमिका के बारे में या अपनी प्रेमिका के प्रति डीप लव एंड अफेक्शन प्रदर्शित किए हैं, डीप लव एंड अफेक्शन प्रदर्शित किए हैं। एक फिजिकल जो है, फिजिकल अटैचमेंट या फिजिकल जो है वह एडिक्शन, फिजिकल जो है एडिक्शन की बात किए हैं, एडिक्शन, फिजिकल एडिक्शन की बात किए हैं। और साथ ही साथ हुल हार्टेड
डिवोशन या कमिटमेंट कह सकते हैं, कमिटमेंट की बात किए हैं। और साथ ही साथ ये कविता जो है वो देखिए क्या प्रदर्शित करता है, वह इस कविता के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से वे दिखाना चाहते हैं आपका फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की क्षण भंगुरता। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की निश्चितता। उसके बाद पावर ऑफ लव, यानी प्रेम शक्ति के बारे में ये प्रदर्शित करता है कविता। या कह सकते हैं विवेशिटी या इमोर्टिलिटी के बारे में बात करता है। चलिए, साथ ही साथ यह वर्ल्डली अटैचमेंट की भी बात करता है। उसके बाद ये पावर ऑफ डेस्टिनी की बात करता है। डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य शक्ति पर भी विश्वास करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है हेल्पलेसनेस या पावरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स की भी बात करते हैं। और साथ ही साथ एक और पॉइंट रिजिडिटी ऑफ टाइम, यानी समय के कठोरता के बारे में भी ये कविता वह उद्घोष करता है। ये सारी भावनाओं को जो है जोंडन साहब जो है इस कविता के माध्यम से प्रदर्शित किए हैं। चलिए, यहाँ पर भी देख लिए कविता क्यों लिखा गया, किस परिस्थिति में लिखा गया, अपनी प्रेमिका के प्रति क्या जो है ये दिखाना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, ये भी हम लोग देख लिए। चलिए, तो जब 1611 ईस्वी में कवि जोंडन साहब अपनी प्रेमिका जिसका नाम है एनी मूर, याद रखिएगा, एनी मूर, इससे जुदा होने के मंजर को इस कविता में बयां किए हैं। वे जा रहे हैं और उसकी जो पत्नी है वह 8 आंसू रो रही है और वह कह रही है कि आप मत जाइए, मुझे छोड़ करके आप मत जाइए, मैं आपके बगैर यह ज़िंदगी कैसे व्यतीत करूंगी। तो जोंडन साहब जो है सांत्वना देते हुए, समझाते हुए वे कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, यानी कभी अपनी प्रेमिका को सुंदरतम प्रेमिका के रूप में संबोधित करते हुए कहता है कि आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं। कहने का मतलब वे जोंडन साहब वह प्रेम पूर्वक समझाने के क्रम में कहते हैं कि ओ मेरी मधुरतम प्रेमिका, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, थक चुका हूँ, फेडअप हो चुका हूँ, और न ही इस उम्मीद या आशा में जा रहा हूँ कि यह दुनिया हमें तुमसे अधिक उपयुक्त प्रेमिका दे दे या दे देगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ये गजब का एक्सप्रेशन है। कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे वहाँ जा कर के तुमसे अधिक उपयुक्त प्रेमिका हमें मिल जाएगी, और ना ही इसलिए जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, वह थक गया हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मधुरतम प्रेमिका, मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, और न ही इसी उम्मीद या आशा में जा रहा हूँ कि यह दुनिया तुमसे अधिक उपयुक्त प्रेमिका देने में सक्षम हो जाएगी।
चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, क्योंकि मैं एक दिन मर जाऊँगा, मैं एक दिन इस दुनिया से अलविदा कह करके चला जाऊँगा। तो इट्स बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, तो अच्छा होगा जो भी मेरे सामने में यह पल है, इस पल को एक हसीन पल में तब्दील कर दूं। दो जिस्म हैं लेकिन एक जान होकर इस रंगीन शमा को हम लोग स्वर्गिक बना डालें, इस समय का लुत्फ उठा लें। कहने का मतलब है कि कभी जो है वह भविष्य में होने वाले मृत्यु के बारे में वह आशा एश्योर करते हुए अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मैं एक दिन चला जाऊंगा इस दुनिया से, क्योंकि गीता में लिखा गया है कि वन हु हैज टेकन हिज बर्थ इज श्योर टू डाई एंड आफ्टर डेथ वन इज श्योर टू टेक हिज बर्थ अगेन। कहने का मतलब जो इस दुनिया में आए हैं वे एक दिन जाएंगे, और यह जो क्रम है आने जाने का वह तब तक जारी रहता है जब तक कि उसे लिबरेशन की प्राप्ति न हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति न हो जाता है। कहने का मतलब जब आत्मा परमात्मा में घुल जाए, मिल जाए, तो वही मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों यह कहते हैं कि मैं अंततः मर जाऊंगा, इसलिए जो पल है बचा हुआ, इस पल को एक हसीन पल बना दूं अपने मैटिंग से। दोस्तों अब लास्ट में कह रहे हैं कि 10 बाय फेन डेथ्स टू डाई, तो वह कभी सोचता है कि बिछुड़ना तो टल नहीं सकता है, इसलिए वह मृत्यु का बहाना करके उससे यह अभ्यस्त हो जाना चाहता है, कभी उससे अभ्यस्त हो जाना चाहता है। अब देखिए हम फेन डेथ की बात करते हैं। फेन डेथ मतलब होता है प्रिटेंडेड मतलब बहाना बनाया हुआ मृत्यु। अब देखिए इस बिंदु को हम लोग समझते हैं। अब देखिए ऑल मस्ट डाई एंड द पॉइंट टू विल डाई वन डे, यानी सभी मरेंगे, साथ ही साथ कभी भी मरेंगे एक ना एक दिन। अब जब वो एक्सीडेंटली मर जाते हैं तो उसकी प्रेमिका के लिए यह ग्रेटर शॉक होगा, और इस ग्रेटर शॉक को उसकी प्रेमिका सहन नहीं कर पाएगी और वह मर जाएगी। इसलिए कवि का यह उद्देश्य है कि वह यानी अपनी प्रेमिका के बारे में कह रहे हैं कि मृत्यु से वह पहले ही प्रिपेयर हो जाए, और ये जो कवि का जो टेम्पररी डिपार्चर है उसे एज ए मॉक इमिटेशन ऑफ डेथ समझना चाहिए। अब देखिए एक पॉइंट है मॉक इमिटेशन ऑफ डेथ, मॉक इमिटेशन ऑफ डेथ, एज ए कर देते हैं, एज ए यानी कवि का जो टेम्पररी डिपार्चर है यूरोप के लिए, तो इस संदर्भ में प्रेमिका को, इस घटना को, प्रेमिका को एज अ मॉक इमिटेशन ऑफ डेथ समझना चाहिए, यानी मृत्यु की बनावटी अनुकरण या नकल के रूप में समझना चाहिए। अब देखिए जब वे ऐसा समझेंगी, इसी को यहाँ पर जो है प्रिटेंडेड डेथ कहा गया है, जब वह ऐसे समझेगी तो मृत्यु भी यदि आ जाए तो वह उस मृत्यु से ज़्यादा विचलित नहीं होगी, ज़्यादा उसे पेन या सफरिंग न सता पाएगी, और साथ ही साथ उसे जो है जो पेंग्स है या एगोनीज है उसका चुभन जो है महसूस नहीं होगा, और साथ ही साथ जो पेंग्स ऑफ सेपरेशन है उसकी भी अनुभूति यह नहीं कर पाएगी। इसीलिए कवि जो है वह चाहता है कि छोटी छोटी जो सेपरेशन है इस सेपरेशन के जो पेंग्स है उससे वह अभ्यस्त हो जाए,
और यह अभ्यस्त कब होगा? जब छोटी छोटी जो है बार बार जो है जुदाई का जो है सामना करना पड़े, तब वो अभ्यस्त होगी। चलिए, अब तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। अब देखिए, सूरज का मिसाल देते हुए कवि कहता है कि एस्टर नाइट यानी कल रात जो है सूरज वेंट हेंस यहाँ से चला गया था, और एंड एट इज हियर टुडे, और देखो अभी जो है वह यहाँ है। कहने के सूरज के बारे में कह रहा है कि कल तो चला गया था यहाँ से, इस दुनिया से, लेकिन आज वो यहाँ है। कहने का मतलब है कि सूरज का मिसाल दिया है जॉनटन साहब। अब देखिए, उन्होंने एक ओल्ड एस्ट्रोनॉमी के प्रिंसिपल को वह फॉलो किया है, वह अनुसरण किया है। उस वक्त यह कहा जाता था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर जो है वह सूरज एक दिन में एक चक्कर जो है लगाता है, ऐसा पहले माना जाता था। तो इसी एस्ट्रोनॉमी के सिद्धांत को ये जो जॉनटन साहब हैं ये फॉलो किए हैं। इसके अनुसार कि और एक और दंत कथा जो लिजेंड में एक कहानी है उसको भी ये फॉलो किए हैं, जिसके अनुसार ये कहा जाता था कि सूर्य जो है एक घोड़े पर सवार होता है, जिसे घोड़े पर सवार कहते हैं, रथ पर सवार होता है। सूरज जो है एक रथ पर सवार होता है जिसे घोड़े खींचते हैं। तो यह भी कॉन्सेप्शन जो है वह लिया है। तो यहाँ से कह रहे हैं कि सूरज देखो कल जो है, अब देखिए यहाँ पर सूरज में कितना है, घोड़े क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, खींचने का काम कर रहे हैं, खींचने का काम कर रहे हैं घोड़े। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। अब ये जो है वो चले गए थे, अब ये चले गए थे, सूरज मतलब चला गया था, और अभी जो है वह यहाँ है, अभी यहाँ है। कहने का मतलब है, कभी कहता है कि सूरज अगली सुबह को फिर लौट आने के लिए ही हर दिन शाम को इस दुनिया से विदा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वह दूरी क्या करता है, तय करता है, इसीलिए वह विदा हो जाता है। ही हैथ नो डिज़ायर। अब देखिए, लौट आने के लिए उसका कोई डिज़ायर नहीं है, इच्छा नहीं है, क्रेविंग नहीं है, फैसिनेशन नहीं है, पर्पस नहीं है, कोई मतलब कह सकते हैं इंक्लिनेशन नहीं है, एस्पायरेशन नहीं है, नोर सेंस, ना ही कोई भावना होती है। कहने का मतलब न कोई डिज़ायर है और न कोई सेंस है। सेंस मतलब यहाँ पर न तो कोई इंडिसमेंट है, न कोई पर्पस है, न कोई ऑब्जेक्टिव है उसका, लेकिन फिर भी वह अपने यात्रा को अंजाम देते हैं। नूर हाफ सो शॉर्ट अवे, और न ही सूरज का पृथ्वी तक की यात्रा की दूरी भी कम होती है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक यात्रा प्रारंभ किया और यहाँ से यहाँ तक वह फिर नियत स्थल पर वह पहुँच गए। तो कहने का मतलब कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, यात्रा की दूरी भी इतनी कम नहीं होती है, लेकिन सूरज फिर भी वह यात्रा करके फिर पुनः वह अपने नियत स्थल पर आ जाता है। प्रेम का प्रकाश जो है चारों तरफ बिखेरते रहता है। तो देन फेयर नोट मी। तो कवि कहते हैं कि कवि की प्रेमिका को कवि के बारे में संशय नहीं रखना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए कि कभी वहाँ जा करके वहीं रह जाएगा और कभी वहाँ से यहाँ लौट करके नहीं आएगा। ये जो फेयर है वह फेयर नहीं रखे, शंका नहीं रखे, क्योंकि कभी आएगा और वहाँ जाने पर भी कभी को ये उसकी प्रेमिका की याद हमेशा आती रहेगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसे भय नहीं होना चाहिए, उसे डर नहीं होना चाहिए कि परदेश जाके परदेसियाँ आप भूल न जाइयो पिया, हम भूलने वाले नहीं हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि बट बिलीव आशा रखो दैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नीज देन ही। इतना तक हम संदर्भ लेकर के कहते हैं कि कहता है कि विश्वास रखो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन सूर्य से भी द्रुत गति से मैं यात्रा करके तुम्हारे पास वापस लौट करके आऊँगा। कहने का मतलब है कि सूर्य
जितना अधिक तेज गति से यात्रा नहीं करता है, उससे भी अधिक तीव्र गति से, तीव्रतर चाल में मैं वहां से लौट करके तुम्हारे पास आऊंगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम अपने अंदर भय संजोग करके मत रखो। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड एस्पर्ट्स, चूंकि मेरे पास वह विंग्स है, डैने है, पंखे है। किसका है भाई? तो डिजायर का। वो कह रहा है कि मेरे पास तो विंग्स है ऑफ डिजायर, विंग्स ऑफ डिजायर है, इंक्लिनेशन का है, क्रेविंग का है, एस्पिरेशन का है, और साथ ही साथ मेरे पास तो एस्पर ऑफ लव भी है ना, साथ ही साथ एस्पर ऑफ लव भी है, उसके बाद इंड्यूसमेंट भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। चूंकि मेरे पास विंग्स ऑफ डिजायर है और एस्पर्ट्स ऑफ लव है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि सूरज को ना तो डिजायर था, ना सेंस था, तब पर भी वह अपनी यात्रा करके वापस आ गया। और मेरे पास तो विंग्स ऑफ डिजायर भी है और एस्पर ऑफ लव भी है, तो मैं क्यों नहीं लौट करके आऊंगा। उससे भी अधिक तीव्रतम चाल में मैं अपने गति अधिक बढ़ा करके मैं दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आऊंगा। तुम भयभीत मत हो, तुम चिंतित मत हो, तुम अपने आप को अलग या एलोन या इन सॉलिट्यूड में महसूस मत करो। यह कुछ ही समय के लिए है, यह क्षणिक समय के लिए है, और मैं जल्दी आऊँगा और तुम्हारे दिल को बहलाऊँगा, फुसलाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें प्यार करूँगा, ताकि तुम यह एहसास न कर पाओ कि मैं तुम्हें छोड़ करके कुछ समय के लिए बाहर चला गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ये 2 स्टैंजास आपका ख़त्म होता है, और फिर हम बात करते हैं इसमें मौजूद जो 3 स्टैंजास और है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। Loved me, and no one ever would have dared to tread